नमस्कार। देखिए, हम लोग उद्योग चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोर सेक्टर क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है। उसके बाद महारत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, मणिरत्न कंपनियाँ, नवरत्न कंपनियाँ, और फिर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट को देखेंगे एमएसएमई। एमएसएमई सब क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कोर सेक्टर यानी कोर उद्योग क्या होता है। देखिए, वैसा उद्योग जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करता है तो उसको कोर सेक्टर कहा जाता है। देखिए, कोर सेक्टर जो है, अगर आप किसी भी उद्योग को चालू करना चाहते हैं तो उसको चालू करने में जो भी मटेरियल लगता है, जो भी चीज़ें लगती है, तो उन सभी चीज़ों का निर्माण जो है कोर सेक्टर के द्वारा किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में कुल 8 कोर सेक्टर हैं। पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है रिफाइनरी उत्पाद, और पांचवा है उर्वरक, छठा है इस्पात, सातवां है सीमेंट और आठवां है विद्युत। तो ये कुल जो है 8 कोर सेक्टर हैं भारत में। अर्थव्यवस्था का, किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर विकास करना हो तो इन 8 कोर सेक्टर का मदद लिया जाता है, तब जाके किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। सपोज डेट, मान लीजिए कि किसी देश की विकास करना है तो उसमें विकास कैसे होगा? पुल बनाया जाएगा, सड़क बनाया जाएगा, परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें करेंगे तब जाके उस अर्थव्यवस्था का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो जैसे पुल बनाना हो तो पुल बनाने में जो है लोहा लगता है, इस्पात लगता है, तो इस्पात जो है कोर सेक्टर में आ जाएगा। वही उत्पादन करेंगे तब जाके पुल बनेगा। वो सीमेंट लगेगा तो सीमेंट भी किस में आ जाएगा? कोर सेक्टर में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लगती है जो कि कोर सेक्टर ही उत्पादन करता है, तभी जाके कोई भी अर्थव्यवस्था का विकास हो पाता है। ऐसे भी सोच लीजिए कि अगर आपको कोई उद्योग चालू करना है तो उस उद्योग को चालू करेंगे तो उसमें विद्युत तो एकदम लगेगा, यानी बिजली। तो बिजली किस में आ जाएगा? कोर सेक्टर में आ जाएगा। ये कोर सेक्टर का उद्योग हो जाता है। उसी प्रकार बिल्डिंग तैयार करिएगा तो सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट भी आ गया कोर सेक्टर में। बहुत सारी चीज़ें लगती है जो कि कोर सेक्टर के द्वारा उत्पादित किया जाता है, तब जाके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जो करते हैं वो कोर सेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो भारत में कुल 8 कोर सेक्टर हैं। 8 कोर सेक्टर का नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ही सिंपल प्रश्न कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कोर सेक्टर में आते हैं। तो इन 8 में से कोई नाम उसमें दे देता है, आपको जो है सही करना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक उत्पादन में इन 8 उद्योगों का संयुक्त भार लगभग 40.27% है। मतलब कह रहा है कि भारत में जितने भी उद्योगों के द्वारा उत्पादन किए जाते हैं, तो कुल 100% उत्पादन किए जाते होंगे साल भर में, उसमें से लगभग 40% अकेले उत्पादन जो है कोर सेक्टर के द्वारा किया जाता है। यानी इन्हीं 8 उद्योगों के द्वारा अकेले 40% उत्पादन कर दिया जाता है। बाकी जो 60% बचे अन्य उद्योग जो कि एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। देखिए, स्टार्टअप जो है, अगर आप कोई नया नया बिजनेस चालू करते हैं यानी उद्योग चालू करते हैं तो उसको स्टार्टअप कहा जाएगा। अब नया नया का मतलब उसके जैसा पूरे दुनिया में नहीं हो, पूरे भारत में नहीं हो, तब उसको स्टार्टअप कहेंगे। अगर आप किसी दूसरा चीज़ का शुरुआत करते हैं, किसी दूसरे उद्योग को चालू करते हैं जो कि पहले से अवेलेबल है, तो उसको स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा। अगर आप कोई नया चीज़ ट्राई करते हैं, नया उद्योग चालू करते हैं जो कि नहीं है पहले से, तो उसको हम लोग स्टार्टअप के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टार्टअप जो है नया नया शुरू किया गया ऐसा उद्यम है जो प्राय रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब जो भी जीवन से, दिनचर्या से जुड़ी समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करना, उसके बारे में कोनो चीज़ उपलब्ध कराना, उसी को स्टार्टअप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनेक स्टार्टअप समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए इनके विकास की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए ये निवेशकों और धन उपलब्ध कराने वालों का ध्यान आकर्षित करते हैं। मतलब कोई भी अगर नया स्टार्टअप चालू करता है और वो धीरे धीरे जो है विकसित होने लगता है, चलने लगता है, तो उसमें बहुत सारे निवेशक आ जाते हैं उसमें निवेश करने के लिए, ताकि वो देखते हैं कि इसकी संभावना है या और आगे जा सकता है। रोज़मर्रा के जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको प्रस्तुत कर रहा है, उसका समाधान दे रहा है, तो इस वजह से ये आगे जाएगा। तो इसलिए उसमें जो है बहुत सारे फंडिंग आती है, बहुत सारे निवेश करने वाले उसमें आ जाते हैं। भारत में भी बहुत सारे स्टार्टअप हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट भी क्या है? एक प्रकार का स्टार्टअप है।
उसके बाद देखिए बिग बास्केट है, वो भी स्टार्टअप है एक। ओला हो गया, बायजूस हो गया, स्विगी हो गया। उसके बाद देखिए कि ओयो रूम्स होंगे, ड्रीम इलेवन हो गए, ये सब के सब क्या है, स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप एकदम नया नया बिजनेस होता है जो कि पहले से अवेलेबल नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, तो आप जान गए। भारत में स्टार्टअप को और आगे ले जाने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्टअप की शुरुआत हो, इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो है स्टार्टअप इंडिया योजना लाया गया है। आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है। देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है, भारत में स्टार्टअप की संख्या को बढ़ाने के लिए 2016 में इसकी शुरुआत की गई, ताकि भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़े। मोदी जी के द्वारा इसको लाया गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप संस्कृति तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत और समावेशी माहौल तैयार करना है। 16 जनवरी 2016 को इस योजना को शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछा जाए कि स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 16 जनवरी 2016 को की गई थी। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब ये योजना शुरू की गई थी तब भारत में लगभग 350 स्टार्टअप थे, और आज जो है 2025 में लगभग 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप हो गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब स्टार्टअप योजना 2016 में शुरू किया गया तो उस समय भारत में कुल महज 350 ही, यानी 350 स्टार्टअप थे। लेकिन आज 2025 की बात करें तो लगभग 1.5 लाख से अधिक जो है स्टार्टअप हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है 2016 से लेकर 2025 तक। तो स्टार्टअप जो है बहुत बढ़िया चीज़ होता है देश को विकसित करने के लिए। बहुत सारे स्टार्टअप हैं देश में, लगभग 1.5 लाख हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहा जाता है। बहुत बार आप सुने होंगे। यूनिकॉर्न ऐसे चुनिंदा स्टार्टअप होता है जिनके कारोबार का वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन जो है वो $1 अरब होता है। $1 अरब को ही $1 बिलियन कहा जाता है। भारत में जो है आज वर्तमान में $1 बराबर 90 रुपया होता है। तो $1 अरब बराबर कितना हुआ, लगभग 9,000 करोड़ रुपया। यानी अगर किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन 9,000 करोड़ का है तो उसको जो है यूनिकॉर्न माना जाएगा, उसको कहेंगे यूनिकॉर्न कंपनी। जैसे कि अभी आप नाम एक सुने होंगे, PW, फिजिक्स वाला जो है यूनिकॉर्न कंपनी है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन जो है 9,000 करोड़ से अधिक है, यानी $1 अरब से अधिक है। तो उस स्टार्टअप को हम लोग कहेंगे यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान भारत में कुल 121 यूनिकॉर्न कंपनी है, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सके कि वर्तमान में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 121 है। यूनिकॉर्न कंपनी उसी स्टार्टअप को कहा जाएगा जिसका वैल्यूएशन जो है लगभग $1 अरब से अधिक हो, यानी वर्तमान में कहें तो 9,000 करोड़ से अधिक हो, तो उसको हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं एमएसएमई क्या होता है। देखिए, एमएसएमई का पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हिंदी में इसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसी को एमएसएमई के नाम से जानते हैं। जितने भी छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो सब के सब जो है एमएसएमई में आते हैं। जैसे कि सैलून हो जाता है, जो कि दाढ़ी बाल कटवाने वाला, तो वो एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। वस्त्र उद्योग हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, वो एमएसएमई में आएगा। खाद्य प्रसंस्करण हो गया, खाद का कोई दुकान हो गया। चमड़ा उत्पाद, इंजीनियरिंग हो गया, रसायन हो गया, ऑटोमोबाइल, जितने भी गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी बनते हैं दुकान में, वो सब जो है एमएसएमई में आएंगे। साइकिल पार्ट्स के दुकान हो गए। फर्नीचर हो गया, जिसमें पलंग चौकी कुर्सी ये सब बनता है लकड़ी का, तो वो भी किस में आएंगे, एमएसएमई। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आयुर्वेदिक उत्पाद, हस्तशिल्प आ गए, कोयर उद्योग, रबर उत्पाद, ये सब जो है एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। जैसे शिक्षा भी हो जाता है, होटल हो गया, स्वास्थ्य सेवा जो कि हॉस्पिटल, कॉल सेंटर, वो भी आएगा एमएसएमई में। ब्यूटी पार्लर भी आ गया। एक्सरा वाला जो जांच घर होता है, इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड, वो सब जो है एमएसएमई के अंतर्गत आ जाते हैं। कृषि हो गया, मुर्गी पालन, बकरी पालन, स्टेशनरी आइटम, अलमारी मेरा, ये सब बनाने वाले जितने होते हैं सब के सब जो है एमएसएमई में आते हैं। बहुत सारे एमएसएमई है, तो उसी को जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब देखिए इसमें हमको 3 चीज़ों को समझना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला कि सूक्ष्म उद्यम किसे कहा जाएगा, लघु उद्यम किसे कहा जाएगा और मध्यम उद्यम किसे कहा जाएगा। ये तो आप समझ लिए कि जितने भी रोज़मर्रा के जीवन में जो भी चीज़ें हैं, वो सब जो है एमएसएमई में शामिल हो जाता है। लेकिन इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम इन तीनों कैटेगरी में किसको-किसको रखा जाता है, आइए उनको हम समझते हैं। तो देखिए सूक्ष्म उद्यम किसे कहा जाएगा, तो ऐसा सूक्ष्म उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 2.5 करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक न हो, तो उसको सूक्ष्म उद्यम कहा जाएगा। मतलब देखिए संयंत्र और मशीनरी यानी उपकरण में जो निवेश किया गया, कोई भी अगर आपका उद्यम है, उद्योग है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें जो है लगती हैं, बहुत सारी मशीनों का भी उसमें खरीदना पड़ता है, तब जाके वो उद्योग चालू होता है। तो सभी खर्चा जो है अगर 2.5 करोड़ से अधिक नहीं है और आपका टर्नओवर का मतलब होता है कि सालाना निकाला जाता है टर्नओवर, कि आप कितना आपका आमदनी हुआ, तो उसी को जो है टर्नओवर कहा जाता है। तो आपको मशीन वशीन खरीदने में अगर खर्चा जो है 2.5 करोड़ से अधिक नहीं लगा है और आपका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से भी अधिक नहीं है, तो उसको जो है सूक्ष्म उद्यम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म उद्यम के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। वही लघु उद्यम किसे कहते हैं, तो ऐसा लघु उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश यानी खर्चा जो है वह 25 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक ना हो, तो उसको जो है लघु उद्यम के नाम से जाना जाएगा। यानी मशीन वशीन खरीदने में अगर 25 करोड़ से अधिक नहीं लगा हो और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं हो, तो उसको लघु उद्यम कहेंगे। जैसे एक्सरा मशीन जो होता है, अल्ट्रासाउंड वाला मशीन हो गया, ब्लड टेस्ट वाला सभी मशीन हो गया, तो इनकी खर्चा जो है 25 करोड़ से अधिक नहीं होती है, 25 करोड़ से कम ही होती है। और इनका टर्न ओवर भी जो है 100 करोड़ से अधिक नहीं होता है, बहुत कम होता है। मतलब 100 करोड़ से करोड़ों में होता है लेकिन कम होता है, तो उसको जो है लघु उद्यम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मध्यम उद्यम। देखिए वैसा उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 125 करोड़ से अधिक न हो और टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक न हो, तो उसको मध्यम उद्योग कहा जाएगा। यानी 125 करोड़ से कम खर्चा में मशीन वशीन सब किना गया हो और 500 करोड़ से अधिक उसका सालाना का टर्नओवर ना हो, तो उसको उस मतलब 500 करोड़ से कम हो, तो उसको जो है मध्यम उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इन तीनों को ही मिलाकर एमएसएमई कहा जाता है और एमएसएमई जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सरकार को अगर किसी भी योजना को लाभ पहुंचाना होता है, तो सबसे पहले वो एमएसएमई पर ध्यान देते हैं और एमएसएमई के देख रेख में ही सारी योजनाएं लाई जाती है, बजट पेश किए जाते हैं। सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान जो है एमएसएमई पर होता है, क्योंकि जिस देश का अगर एमएसएमई गड़बड़ाया, तो उस पूरा देश का जो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोई भी सरकार हो, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देती है वो एमएसएमई पर देती है, क्योंकि ये छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, अगर इनको घाटा लगा तो ये तुरंते बंद हो जाएँगे। इसलिए सरकार इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। कोई भी योजना लाती है तो इन्हीं को देख कर ही योजना लाया जाता है, ताकि इनको लाभ पहुँचे। इसलिए मोदी जी के प्रत्येक भाषण में देखिएगा एमएसएमई का ज़िक्र आप सुने होंगे। ठीक है। अब आइए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला पॉइंट है कि वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक भारत में एमएसएमई है और जिसमें जो है 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा आपको कि वर्तमान में लगभग 1 करोड़ से अधिक एमएसएमई भारत में है और उनमें जो है लगभग 7.5 करोड़ लोग जो है कार्य कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। ठीक है। देश में कुल उत्पादन का 36% उत्पादन अकेले जो है एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में जो 100% उत्पादन होता है, तो उसमें आप पढ़े कि 40% जो है कोर सेक्टर में हो। पहले आप पढ़ चुके हैं 40% उत्पादन कोर सेक्टर वाले करते हैं, उसमें से 36% उत्पादन जो है वो एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत का 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि उत्पादन करके दूसरे देशों में बेच देना। तो 45% एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। एमएसएमई क्षेत्र देश के जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सोच लीजिए, पूरे जीडीपी में 30% अकेले योगदान देते हैं एमएसएमई। इसलिए कोई भी सरकार हो, वो सबसे ज़्यादा एमएसएमई क्षेत्रों पर ध्यान देती है। तो इसको ध्यान रखना है कि कितना परसेंट योगदान है जीडीपी में इनका, तो 30% है। ठीक है।
लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर एमएसएमई मंत्रालय 9 मई 2007 को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि एमएसएमई मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो 9 मई 2007 को। एमएसएमई इतना बड़ा क्षेत्र है भारत में, चाहे किसी भी देश में होता है, तो इसके लिए एक अलग मंत्रालय होता है जिसको एमएसएमई मंत्रालय कहा जाता है। और भारत में जो एमएसएमई मंत्रालय बना है वो लघु उद्योग मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, इन तीनों को मिलाकर एमएसएमई मंत्रालय बनाया गया है 9 मई 2007 से। एमएसएमई उद्यमों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यानी एमएसएमई उद्योग सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, जहां पर एमएसएमई क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार भी प्राप्त है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है तो रोजगार भी सबसे ज़्यादा वहीं पर प्राप्त होगा एमएसएमई क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए हम समझते हैं कि महारत्न कंपनियां क्या होती है, नवरत्न कंपनियां क्या होती है और मिनी रत्न कंपनियां क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महारत्न कंपनियां क्या होती है। देखिए, कोई भी कंपनी हो तो उसको महारत्न कंपनी बनने के लिए इन 6 चीज़ों में से 6 होना जरूरी होता है, तब जाके उसको जो है महारत्न कंपनी घोषित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, पहला है कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। पहले कंपनी को नवरत्न बनना होता है, फिर जाके वो महारत्न बनती है। नवरत्न क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है कि वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, यानी शेयर मार्केट में वो रजिस्टर होना चाहिए, तब जाके वो महारत्न कंपनी घोषित होगी। तीसरा है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार जो है 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो, 3 वर्षों के दौरान, तब उसको जो है महारत्न घोषित किया जाएगा। उसके बाद है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो, मतलब उसकी पर्सनल संपत्ति जो है 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो 3 वर्षों के दौरान, तो उसको महारत्न शामिल किया जाएगा। उसके बाद है टैक्स देने के बाद उसकी 3 वर्ष के दौरान लाभ जो है 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, सरकार को टैक्स देने के बाद लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, तो उसको महारत्न हम कहेंगे। छठा है कि विश्व स्तर पर उपस्थित हो, मतलब विश्व लेवल पर उसका नाम हो, विश्व लेवल पर उसका व्यापार हो, तब उसको महारत्न घोषित किया जाएगा। मतलब इन 6 में से 6 होना अनिवार्य होता है, तभी किसी कंपनी को महारत्न की दर्जा प्राप्त की जाती है, दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, इनमें से जो है आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार इसमें पूछ लेता है कि बताइए कि महारत्न कंपनियों के लिए मापदंड इनमें से कौन सा है, तो इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं भारत में, और ये 14 का लिस्ट हमने दे दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका मुख्यालय पूछ देता है, स्थापना भी पूछ देगा, या फिर पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है महारत्न कंपनी है। तो ये कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। फिलहाल 2025 में जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक कुल भारत में 14 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। सबसे लास्ट में जो महारत्न कंपनी घोषित हुई है वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जिसकी स्थापना जो है 1940 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और ये 14 महारत्न कंपनियां हैं, इनको पढ़ते रहिएगा, मुख्यालय भी इसका ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब आइए हम उसके बाद समझते हैं कि नवरत्न कंपनी क्या होती है। देखिए, नवरत्न कंपनी की शुरुआत जो है भारत में 1997 से की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी दर्जा हैं कि कौन कंपनियों को नवरत्न कंपनी बनाया जाएगा, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है भारत में कुल 25 है। कितना है, 25। पहले 21 था, अब इसमें जो है 4 और नवरत्न कंपनी जुड़ गई है, जो कि कुल संख्या 25 हो गया है। और वो 4 कौन कौन सी है, उन चारों का नाम ध्यान रखिएगा। ये जो है 25 का लिस्ट यहाँ पर है, सभी को आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनकी शुरुआत जो है 1997 में हुई थी, और जो 4 नई नवरत्न कंपनी बनी है उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। पहला कंपनी SJVN, और दूसरा है HPPC, और तीसरा है रेलटेल, और चौथा है SECI। यही 4 कंपनी है जिनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है भारत में। अब वर्तमान में कुल जो है 25 नवरत्न कंपनियां हो गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
तो अब आइए हम समझते हैं मिनीरत्न कंपनियों के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी को मिनीरत्न कंपनी बनने के लिए जो है बहुत सारे मापदंड सेट किए गए हैं। उन सभी मापदंडों में खरा उतरना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, तब जाके भारत सरकार द्वारा किसी भी कंपनी को मिनीरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उसको जो है आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो है भारत में कुल 59 मिनीरत्न कंपनियां हैं, यानी 59 मिनीरत्न कंपनी है। ठीक है, मिनीरत्न कंपनियों को जो है दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक श्रेणी 1 के मिनीरत्न कंपनी और दूसरा श्रेणी 2 के मिनीरत्न कंपनी। ठीक है, श्रेणी 1 में ध्यान रखिएगा कुल 49 कंपनी है मिनीरत्न कंपनी। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए श्रेणी 1 के मिनीरत्न कंपनियों में कितने कंपनियों को शामिल किया गया है, तो कुल 49 कंपनियों को। ठीक है, और श्रेणी 2 में कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। श्रेणी 1 में जो 49 कंपनी है उनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इसलिए ये दिया गया है। आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में देकर कि बताइए इनमें से कौन जो है मिनीरत्न श्रेणी 1 की कंपनी है, तो आपको इनमें से नाम बताना होगा। ठीक है, श्रेणी 2 में 10 कंपनी है, उनमें से भी कुछ प्रमुख कंपनियों का नाम दिया गया है, जैसे मैकॉन लिमिटेड है, एचएमटी लिमिटेड है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है। तो ये प्रमुख कंपनी है जो कि श्रेणी 2 के है, मिनीरत्न कंपनी है। ठीक है, जब भी किसी कंपनी को महारत्न कंपनी के दर्जा या फिर मिनी रत्न, नवरत्न, इन सब का दर्जा मिल जाता है, तो सरकार के तरफ से उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है, निवेश किया जाता है, उनको सरकार के तरफ से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसलिए कंपनी जो है मिनी रत्न या फिर नवरत्न या फिर महारत्न कंपनी जो है बनना चाहती है, इस वजह से वो जो है मेहनत करते रहती है। ठीक है, तो इतना सारे बातों को आप ध्यान में रखिएगा।